नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। योगी ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी। विदेशी मुद्रा भंडारण 5.2 अरब डॉलर से घटकर 545.65 अरब डॉलर पर। 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी खुद को केंद्रीय मंत्री का बेटा बताकर व्यापारियों से मांगता था रंगदारी, हुआ गिरफ्तार। नेताजी ने मजबूरी का उठाया फायदा। बीजेपी नेता ने नौकरी का झांसा देकर कार में महिला से किया रेप। पीएफआई के निशाने पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। एनआईए की एफआईआर में बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों सदनों की महिला सदस्यों से अपने जिलों में महिलाओं की समस्याओं को साझा करने और केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण के मामले में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करने का आग्रह किया है। उन्हें समर्पित सत्र के दौरान सरकारें खुले दिमाग से सदस्यों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सदन की कार्रवाई का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और देश के सभी राज्य विधानसभाओं को भेजा जाएगा, क्योंकि यूपी में महिला सदस्यों को विशेष रूप से महिलाओं की समस्याओं और महिलाओं के प्रभाव के बारे में बोलने का मौका देकर इतिहास बनाया जा रहा है। देश की लोकतांत्रिक यात्रा में पहली बार विशेष सत्र में उन पर कल्याणकारी योजनाएं। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने और महिलाओं के अधिकारों की गारंटी देने में ब्रिटेन समेत कई विकसित देशों से आगे होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने इस मोर्चे पर उम्मीदों के मुताबिक प्रगति नहीं की थी और इस कदम को लंबे समय से लंबित कदम बताते हुए जो महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं को लागू किया है, जो ग्रामीण समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्राचीन काल में संतों की पत्नियों ने वेदों के लेखन में योगदान दिया, जबकि झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासन से लड़ने के लिए हथियार उठाए। यह बताते हुए कि भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने आजीविका मिशन, मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला, उज्ज्वला, मातृवंदन और स्वामित्व जैसी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से इस संबंध में बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। देश के मुद्रा भंडारण में जो है वो कमी देखी जा रही है और इसके तहत एक नई रिपोर्ट जारी हुई है। 16 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 5.219 अरब डॉलर घटकर मुद्रा जो है 545.52 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। विदेशी मुद्रा भंडारण इससे पिछले सप्ताह 2.23 अरब डॉलर से घटकर 550.87 अरब डॉलर रह गया। वैश्विक घटनाक्रमों के कारण केंद्रीय बैंक के रुपए की विनिमय दर में गिरावट को रोकने के बीच भंडारण में यह कमी आई है। आरबीआई की तरफ से जारी साप्ताहिक सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा अस्थियों में गिरावट के कारण 16 सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडारण में कमी आई है। एफसीए दरअसल समग्र भंडारण का एक प्रमुख हिस्सा होता है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान एफसीए 4.698 अरब डॉलर से घटकर 484.901 अरब डॉलर रह गया है। डॉलर के संदर्भ में एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडारण में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं में वृद्धि या मूल्य ह्रास का प्रभाव भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार सोने के भंडारण का मूल्य 45.8 करोड़ डॉलर से घटकर 38.186 अरब डॉलर पर आ गया है। व्यापारी पर रिवॉल्वर तानकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि आरोपी इतना शातिर है कि वह खुद को केंद्रीय मंत्री का बेटा बताकर फर्जीवाड़ा भी करता था। खुद को आरोपी बीजेपी का नेता भी बताता था और उसने केंद्रीय मंत्री के साथ अपने पोस्टर भी छपवाए हुए थे। काले
अनेजा अब पुलिस की गिरफ्त में है। और वहीं मामला गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने गुरुवार को संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह गाजियाबाद का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक 12 जुलाई को आरोपी ने गाड़ी में बैठे हुए व्यापारी प्रदीप शर्मा और अमित चौधरी के साथ मारपीट की थी और इसके अलावा उन पर रिवॉल्वर तानकर उसने 20 लाख की रंगदारी भी मांगी थी। नहीं देने की स्थिति में उनको जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि इसको गंभीरता से न लेते हुए पुलिस से शिकायत नहीं की थी। इसके बाद आरोपी ने 19 सितंबर को भवानी आटा मिल के पास फिर से व्यापारी को रिवॉल्वर दिखाकर उससे 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले से जुड़ी शिकायत पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई और आखिरकार संपूर्णानंद उर्फ काले अनेजा को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी भोपाल में एक बीजेपी नेता पर रेप का आरोप लगा है। आरोप है कि बीजेपी नेता शशिकांत सोनी ने नौकरी का झांसा देकर एक महिला के साथ कार में रेप किया। पीड़ित महिला की शिकायत पर टीटी नगर पुलिस ने शशिकांत सोनी पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। इधर पार्टी ने भी कार्रवाई करते हुए शशिकांत सोनी को निष्कासित कर दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि वह प्राइवेट जॉब करती है। कुछ माह पहले वह नौकरी की तलाश में जबलपुर नगर निगम गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बीजेपी नेता शशिकांत सोनी से हुई। शशिकांत ने कहा कि उसका मंत्रियों और बड़े नेताओं से संपर्क है, वह सरकारी नौकरी दिलवा देगा, लेकिन उसके लिए कुछ रुपए लगेंगे। महिला ने उससे समय मांगा। कुछ दिन बाद महिला ने शशिकांत सोनी को फोन करके कहा कि उसने रुपए की व्यवस्था भी कर ली है। तब शशिकांत ने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर भोपाल जाना पड़ेगा। पीड़िता ने बताया कि बीजेपी नेता शशिकांत सोनी ने मुझे कार से जबलपुर से भोपाल ले गया और वहां मुझे कई घंटे तक भोपाल में इधर उधर घुमाता रहा और रात में कार लॉक करके मेरे साथ उसने संबंध बनाया और जबलपुर लाकर छोड़ दिया, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की हालिया देशव्यापी कार्रवाई में खुलासा हुआ है कि संगठन का मंसूबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में गड़बड़ी करने का था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए और ईडी की छापेमारी के दौरान पीएफआई से जुड़े 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पीएफआई के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी और एसडीपीआई के मुखिया भी शामिल है। पीएफआई के खिलाफ दर्ज की गई हाल की 2 एफआईआर की कॉपी है, जिसमें खुद को नव सामाजिक बताने वाले संगठन के मंसूबे जाहिर होते हैं। एनआईए ने 22 जुलाई को फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए ने पटना पुलिस में यह केस लिया था और जिसमें आरोप लगाया गया कि पीएफआई के सदस्यों ने 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना यात्रा को बाधित करने की योजना बनाई थी। एफआईआर में 26 लोगों के नाम हैं, जिन पर आरोप है कि वे पीएम मोदी के दौरे को बाधित करने की योजना बना रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक पीएम मोदी की बिहार यात्रा के दौरान कुछ संदिग्ध लोग 11 सितंबर को फुलवारी शरीफ इकट्ठा हुए थे और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोगों अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए गए। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। इसी को लेकर अब दिल्ली में राजद प्रमुख लालू यादव ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार जाने से शाह बौखलाए हुए हैं। लालू यादव ने आगे कहा कि अमित शाह परेशान है, बिहार में उनकी सरकार का सफाया हो गया, 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए वह इधर उधर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज। गुजरात में रहते हुए उन्होंने क्या किया? जब बीजेपी थी तब वहां जंगल राज था। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर उनसे पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि हां, हम 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि यह सवाल भी किया कि आखिर उन्हें यह कहने की कितनी बार जरूरत है,
दरअसल बीते दिन अमित शाह ने बिहार में एक रैली के दौरान लालू यादव को लेकर एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को धोखा देकर स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार अब लालू यादव की गोदी में बैठ गए। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि उनके बिहार दौरे से लालू नीतीश के पेट में दर्द हो रहा है। इस दौरान अमित शाह ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल दागे थे। शाह ने चारा घोटाले का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि नीतीश कुमार षड्यंत्र करने वालों को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अपराधी सत्ता में ही बैठे हैं। चारा घोटाले की जो धुन लगाते थे, अब क्या करेंगे? अब तो आपके यहाँ घोटालेबाज मंत्री बन गए हैं। मंत्री बनते ही लालू के दबाव में नीतीश सीबीआई को बैन लगाने के लिए भी कह रहे हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी से उसके नेता जगमलवाला का एक कथित वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी मांग की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि किसी को अपनी क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक शराब का सेवन करना चाहिए। कथित वीडियो में सोमनाथ विधानसभा क्षेत्र के आप उम्मीदवार को गुजरात में शराबबंदी कानून के बारे में तर्क करते देखा और सुना भी जा सकता था। एक प्रचार सभा को संबोधित करते हुए वाला ने दावा किया कि चिकित्सक और नौकरशाह भी शराब का सेवन करते हैं। कथित वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं भारत में जनसंख्या 130 करोड़ है और कोई भी पूरे देश में शराब का सेवन कर सकता है, लेकिन गुजरात में जहां जनसंख्या 6.5 करोड़ है, वहां एक निषेध कानून लागू है और इससे यह सिद्ध होता है कि शराब खराब नहीं है। शराब हमें भी पी जाती है, जबकि वास्तव में शराब हमारे उपभोग के लिए ही है। पंजाब के राज्यपाल द्वारा 27 सितंबर को होने जा रहे विधानसभा सत्र के विधायी कार्यों का ब्यौरा मांगे जाने को लेकर पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार तकरार बढ़ती जा रही है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में 75 साल में कभी ये देखा नहीं गया कि कोई गवर्नर कह रहा है कि पहले मुझे लिस्ट ऑफ बिजनेस दिखाओ तब विधानसभा सत्र बुला सकते हो। आप नेता ने कहा कि बीजेपी द्वारा नियुक्त किए गए पंजाब के गवर्नर अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वह किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो और पंजाब की चुनी हुई विधानसभा और विधायक उनके छात्र, जिनके ऊपर वे अपना हुक्म चलाएंगे। भारद्वाज ने आगे कहा कि आज गवर्नर विधायी कार्यों की लिस्ट मांग रहे हैं, कल वो कहेंगे कि विधानसभा में भाषण देने से पहले उस भाषण की कॉपी भी मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि उन्हें अपनी भूमिका और लक्ष्मण रेखा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस तरह से तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी गवर्नर के इस रवैये पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि विधानसभा सत्र से पहले राज्यपाल की अनुमति केवल एक औपचारिकता है। 75 सालों में किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल ने सत्र बुलाने से पहले लेजिस्लेटिव बिजनेस की लिस्ट नहीं मांगी है। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने दावा किया है कि केंद्र ने उन्हें यूरोप की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जहां उन्हें अध्ययन दौरे पर जाना था। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार की संकीर्ण मानसिकता को दिखाता है। अरोड़ा को एक सप्ताह की यात्रा पर जाना था। यह घटनाक्रम भाजपा के साथ राजनीतिक तकरार के बीच हुआ और आपने भाजपा पर पंजाब में उसकी सरकार को गिराने के प्रयास करने का आरोप लगा दिया है। अरोड़ा ने टेलीफोन पर बताया कि भाजपा नीति केंद्र पंजाब पर पराली जलाने का आरोप लगाता है, लेकिन जब मुझे ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए बाहर जाना था तो उन्होंने मंजूरी देने से इनकार कर दिया। भागीदारी से पंजाब को बाहर रखना पंजाब नीति सरकार की संकीर्ण मानसिकता का एक सटीक उदाहरण है। यह पूछे जाने पर कि क्या इनकार के लिए कोई कारण बताया गया है, तो अरोड़ा ने कहा कि कोई कारण नहीं बताया गया है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र नहीं चाहता है कि पंजाब में कोई नई तकनीक आए या पराली जलाने की समस्या का समाधान खोजा जाए। उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एक्शन लगातार जारी है। पहले पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच के बाद 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं स्थानीय लोगों का गुस्सा भी देखने लगा। गुस्साए स्थानीय लोगों ने मामले में आरोपी के वंतारा रिजॉर्ट में आग लगा दी और स्थानीय स्तर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में लोगों का विरोध थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने वंतारा रिजॉर्ट में आग लगा दी। इस रिजॉर्ट का मालिकाना हक बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे
पुलकित आर्य के पास है। हत्याकांड में पुलकित समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बीजेपी ने अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता विनोद आर्य और भाई डॉक्टर अंकित आर्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है और इसके अलावा मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के भाई और बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे अंकित आर्य को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के पद से भी हटा दिया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी 5 दिन पहले यमकेश्वर इलाके में एक रिजॉर्ट से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी, जिसका शव रविवार को नहर से बरामद हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस ने रिजॉर्ट के संचालक और पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पुलकित आर्य और उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया था। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।